हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक जो क्वेश्चन मार्केट में है अभी कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस इम्पैक्ट को कुछ पार्ट्स में करके समझेंगे वन बाय वन, और आपको शायद काफ़ी क्लैरिटी आएगी इस वीडियो से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो अमेरिका ग्रेट है, वो अमेरिका ग्रेट है किस चीज़ से? अमेरिका ग्रेट इस बात से है क्या कि वो वर्ल्ड को लो कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करके बाकी कंट्रीज़ में सप्लाई करते हैं और बहुत सारा माल बेचते हैं, और इस वजह से उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और वहाँ की जो सिटीजन्स हैं वो अमीर हो जाते हैं। ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं क्या? क्या ये सीमेंट है? क्या ये स्टील है? क्या ये टेक्सटाइल है जो बहुत सस्ते वाला टेक्सटाइल है? या फिर ये कार्स हैं? तो मेरे ख्याल से इनमें से कुछ भी नहीं है जो अमेरिका को ग्रेट बनाता है। अमेरिका को ग्रेट कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं बनाता जो लो कॉस्ट आइटम है और बाकी कंट्रीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका के प्रोडक्ट सस्ते हैं, तो अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में बनाकर बेचता है, तो अमेरिका को बहुत सारा प्रॉफ़िट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ग्रेट सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ से है जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अमेरिका में ही बनते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इनोवेशन किया है और अमेरिका के पास उनको बनाने की कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड बाकी कंट्रीज़ के पास उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं, जैसे गूगल का हो गया, या जैसे एंड्रॉयड है, या फिर जैसे अपना आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर जैसे फेसबुक है। तो ये जो बिग बिग आईटी कंपनीज हैं, जैसे एनवीडिया है, और जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, ये कंपनीज अमेरिका को ग्रेट बनाती हैं। इससे अलग अगर हम बात करें तो फिर जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो मिसाइल्स हैं, जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर जो उनके प्लेन्स हैं, जो जेट हैं, वो उनको ग्रेट बनाते हैं। या फिर जो एयरप्लेन पैसेंजर एयरप्लेन बनाने वाली कंपनीज हैं, लाइक बोइंग है। तो ये सारी कंपनीज, ये सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोज आर ऑफ हाई क्वालिटी, एंड जिनकी कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है एज सच, या फिर और कुछ ग्रेट कंट्रीज के पास है जो यूरोपियन कंट्रीज होंगी, लेकिन वहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो सारा का सारा ये मेन रेवेन्यू अमेरिका को ही जाता है। तो अमेरिका इन कंपनीज से ग्रेट है। अमेरिका लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाकर बेचने से अमीर नहीं है या ग्रेट नहीं है। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप एक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं कि बाहर से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो बड़े सस्ते हम ले लेते हैं, हम उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाते, जबकि इंडिया ऑन एन एवरेज हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 54% 56% टैरिफ लगाती है। तो कम से कम मैं हाफ तो लगाऊं, 24 26% 28% तो लगाऊं। तो क्या अमेरिका ग्रेट बन जाएगा लो प्रोफाइल जॉब्स को क्रिएट करके? अगर वहाँ पर स्टील इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो वहाँ किस तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी? वहाँ स्टील में काम करने वाले सेमी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर के लिए वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी। टेक्सटाइल होगा तो वहाँ पर सेमी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर के लिए वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी। वहाँ पर ऑटो पार्ट्स बनेंगे तो ऑटो पार्ट्स में सेमी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड जो लेबर है उनके लिए जॉब्स क्रिएट होगी। तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करने से अमेरिका जो अपना चार्म है उसको खत्म कर देगा, और अमेरिका उस तरह की जॉब्स क्रिएट करना चाहता है, जिन जॉब्स को क्रिएट करके अमेरिका एक अनदर एशियन कंट्री बन जाएगी, द सेम चाइना एज इंडिया इंडिया हैज बीन, इंडोनेशिया हैज बीन, एंड बांग्लादेश हैज बीन सो फार। तो ये कोई क्या अच्छा आइडिया है? ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। बात ये आती है, विवेक भाई आपको ज़्यादा पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से, तो यहाँ पर ज़्यादा या कम पता होने का नहीं है कॉन्सेप्ट। जब हम पॉलिटिकली किसी काम को करते हैं ना, तो उस चीज़ के पीछे बहुत सारे मकसद होते हैं। कई बार हम पॉलिटिकली इलेक्ट होने के लिए कुछ इस तरह के वादे करते हैं, बाद में दिखाना पड़ता है कि देखो हम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो इम्पैक्ट एक्चुअल में बैकफायर भी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बैकफायर करती हैं और फाइनली उनको ड्रॉप भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से ग्रेट है, कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से वो अमीर है, और वो कौन-सी जॉब क्रिएट करने की भी बात कर रहे हैं। तो ये अमेरिका को ग्रेट ये वाली जॉब्स क्रिएट करके अमेरिका ग्रेट कभी नहीं बनने वाला। अगर आप ध्यान से समझो इस बात को, तो आपको भी पता चलेगा, और जो पॉलिसी मेकर्स होंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के, और जो वहाँ के प्रशासन के, उनको भी ये बात समझ में आती होगी और वो भी इस बात को समझा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ें हो भी जाती हैं और हो भी गई हैं,
तो क्या जो इंडियन कंपनीज हैं वो इमीडिएटली बंद हो जाएंगी? फॉर एग्जांपल हम अगर एक लिस्ट भी निकालें तो ये लिस्ट कोई बहुत बड़ी निकल कर नहीं आती जिन कंपनीज के ऊपर, इंडियन कंपनीज के ऊपर सीधा सीधा इस चीज़ का इम्पैक्ट है। तो अगर हम एक बार लिस्ट सर्च भी करें तो मैंने क्या किया, ट्विटर पर ग्रोक पर एक सर्च किया, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट ऑन विच लिस्टेड इंडियन कंपनीज। तो ये कुछ लिस्टेड कंपनीज निकल कर आई, जैसे टाटा मोटर्स निकल कर आए, टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियां वहां बेचते हैं। भारत फोर्स निकल कर आया कि ये अपने जो उनके फोर्जिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पर बेचते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है ये वहां बेचते हैं। संवर्धना ये भी अपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनीज है उनको बेचते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में कुछ बड़ी कंपनीज हैं। टेक्सटाइल में वेल्सपन एंड ट्राइडेंट ये अपने टॉवल्स वहां पर बनाकर बेचते हैं, बेडशीट्स बनाकर बेचते हैं। आईटी सर्विसेज में टीसीएस एंड इन्फोसिस हैं, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी में टाइटन है और टाटा स्टील। यानी कि 3 4 5 सेक्टर्स हैं, इन कंपनीज का वहां पर एक्सपोजर है। तो हमें क्या ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज कि टीसीएस के जो वहाँ पर ऑपरेशंस है, यहाँ से जो सर्विसेज देते हैं, अगर उसके ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ध्यान से समझना इस बात को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो इमिडिएटली कल से ही या आज से ही टीसीएस की सर्विसेज लेनी बंद कर देंगे और कहेंगे कि अब हमें आपके 20,000 एम्प्लॉयज की सर्विसेज नहीं चाहिए, वी आर क्लोजिंग इट जस्ट बिकॉज देयर इज ए एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 10% और 15% और 20%, और वो इमिडिएटली बंद कर देंगे। अगर बंद कर दिया तो क्या होगा उसका रिजल्ट? वो क्या उनके ऑपरेशंस बंद नहीं हो जाएंगे? क्या उनकी प्रोडक्शन नहीं रुक जाएगी? क्या उनके ऑफिसेज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा? क्या उनके वर्किंग पर इम्पैक्ट नहीं आएगा? क्या वो कंपनीज उतने ही फ्लॉलेस तरीके से काम कर पाएंगे? अगर हम यहाँ पर संवर्धना की बात करें, जो कंपनीज, जो वहाँ की ऑटोमोबाइल कंपनीज यहाँ से ऑटो पार्ट्स इनसे परचेज करती हैं, अगर इमीडिएटली जस्ट बिकॉज 20% यहाँ पर टैरिफ लग गया तो वो इनसे माल मंगाना बंद कर देंगे और अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगे और गाड़ियां बनाना बंद कर देंगे इमीडिएटली। या अगर मान लो इमीडिएटली ऐसे बंद नहीं कर सकती तो फिर ये धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इनसे माल मंगाना अगर बंद करना है तो या तो किसी और से परचेज करना है या फिर उनको खुद बनाना है। अब किसी और से परचेज करना है तो चाइना के ऊपर तो इंडिया से ज्यादा टैरिफ लगा है। तो इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से बंद कर दिया, चाइना से ले लिया क्योंकि चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा। चाइना के ऊपर यहाँ से ज़्यादा टैरिफ लगा है। दूसरा पॉइंट, अगर वो खुद से बनाना शुरू करते हैं देन व्हाट विल हैपन? क्या फैक्ट्री बनाने में टाइम नहीं लगता? क्या लोगों को ट्रेनिंग देने में टाइम नहीं लगता? क्या ये कुछ ऐसा है कि आज ईमेल लिखी और कल को प्लांट लग गया और परसों से प्रोडक्शन शुरू हो गई? नो, इट विल टेक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। क्या ऐसा नहीं है? आप एक चीज समझो, क्या ये ट्रांजिशनल नहीं है? इंडिया कब से सोच रहा था कि बाहर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मंगाना बंद करें और इंडिया में उसको मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें? कब से सोच रहा था कि सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाना शुरू करें? जो चिप्स हैं कंप्यूटर्स में लगती हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में लगती हैं, और इंडिया में बनाना बंद करें, इंडिया में बनाना शुरू करें और बाहर से बनाना मंगाना बंद करें। जितने डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करें और बाहर से कम करें। क्या इन सारे सिलसिलों में 10 इयर्स नहीं लग गए? और अभी भी जस्ट मीन्स ए स्मॉल पार्ट अभी इंडिया में शुरू हो रहा है और कुछ का तो शुरू हुआ भी नहीं। लास्ट 10 इयर्स से इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है। ये ट्रांजिशनल फेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के, वो हॉस्पिटल्स डॉक्टर रेड्डी से या इंडिया के सन फार्मा से अगर वो दवाइयाँ मंगाते हैं तो जस्ट बिकॉज 20% उनके ऊपर टैरिफ लग गया तो कल से वो दवाइयाँ नहीं मंगाएंगे और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको मरने देंगे, उनको बीमार होकर सड़ने देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ अगर टैरिफ लग भी गया तो उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जर्मन कार्स के ऊपर 100% टैरिफ है, या जो एक पर्टिकुलर सीसी से ऊपर की जो कार्स है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो जापानीज कार्स हो, चाहे वो अमेरिकन कार्स हो, उनके ऊपर 100% के आसपास का टैरिफ है। अब एक बात ध्यान से समझो, जो गाड़ी जर्मनी से 50 लाख रुपीस की निकलती है, इंडिया में आते आते वो 1 करोड़ की हो जाती है। अगर उसके ऊपर 100% टैरिफ के बदले 120% टैरिफ कर दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो इम्पैक्ट क्या होगा? जो 50 लाख की ड्यूटी लगती थी वो अब 60 लाख रुपीस की ड्यूटी लगेगी। जो कार 50 लाख से 1 करोड़ हो जाती थी अभी वो 1 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी। तो हमें क्या लगता है कि इंडियंस जिसने वही पर्टिकुलर गाड़ी परचेज करनी है क्योंकि क्रेज है, तो वो उसको 10 लाख रुपीस महंगी होने की वजह से परचेज नहीं करेगा? क्या ऐसा हो जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज कॉस्टलियर नाउ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक शोर सा होता है, एक और ये शोर अक्सर देखा गया है जब भी ट्रम्प साहब आए हैं पावर में, तो पहले भी वो ट्वीट करते रहते थे। मॉर्निंग में ट्वीट करते थे, मॉर्निंग में इमीडिएटली मार्केट गैप डाउन खुलती थी, फिर ऊपर आ जाती थी। शाम को ट्वीट करते थे, फिर मार्केट गैप डाउन होती थी, फिर उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता था, फिर रिकवरी होती थी। तो मजा आता है उनको, कुछ ऐसा इस तरह का लगता है
क्योंकि अगर ध्यान से समझा जाए तो इंडियन मार्केट के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट है। अगर पूरी हम स्टॉक मार्केट की बात करने लगे, जितनी भी इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हैं जो $4 ट्रिलियन के आसपास हैं, $4.5 ट्रिलियन के आसपास हैं, अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट देखने लगे कि इस वजह से जो टैरिफ बढ़ेगा उसकी वजह से जितनी डिमांड कम होगी या जितनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल, मुझे नहीं लगता कि टोटल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ऑल लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एज ए होल ये 1% का भी इम्पैक्ट आएगा। आप पूरी कैलकुलेशन करके देख लेना, जितनी भी इंडिया में लिस्टेड कंपनीज है ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर 1% का भी इम्पैक्ट है नहीं। तो यानी कि अगर कोई कंपनी, अगर ओवरऑल यहां पर एक बहुत रैंडम सी बेकार सी फिगर में ले रहा हूं, 10 लाख करोड़ का अगर यहां पर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, तो 10 लाख करोड़ में 10,000 करोड़ के प्रॉफिट का भी इंपैक्ट नहीं आएगा। वो एज इट इज सेम रहने वाला है। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 1 रुपी का भी प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं आएगा, 99 रुपीज प्रॉफिट रहने वाला है। और हर साल जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 10% से ज्यादा है। यानी कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा कि 1 ईयर में जो 10% नेट प्रॉफिट ग्रो होने वाला था, वो इस इंपैक्ट के बाद भी अब वो 9.5% हो जाएगा। उससे तो बहुत ज्यादा मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई है। ऑलरेडी इन चीजों का इंपैक्ट हम मार्केट में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बार टाटा मोटर्स के चार्ट को ओपन करने लगे तो शायद हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा कि टाटा मोटर्स का चार्ट कितना ऑलरेडी डाउन है। अब ये ऑलरेडी इतना डाउन है, यहाँ से 1178 से इट इज ऑलरेडी डाउन टू 661, 44% डाउन है। तो हमें क्या लगता है कि इस न्यूज से, इस खबर से बिल्कुल जमीन पे पहुंच जाएगा? ऐसा नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सारे इम्पैक्ट हैं, ये कॉम्पिटिटिव है। अगर टाटा मोटर्स की गाड़ियां, जो लैंड रोवर एंड जैगवार है, रेंज रोवर है, ये गाड़ियां अच्छी हैं तभी बिकती हैं। 2, 4, 5 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन कंपनीज ने भी इंडिया में अपने माल को बेचने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए क्या? फोर्ड, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स उन्होंने नहीं निकाले, कितना उन्होंने यहाँ पर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाले, या कितने उन्होंने मॉडल चेंज कर करके निकाले, वो अल्टीमेटली चले गए। क्यों चले गए? समझ नहीं आया उनको। वो कॉम्पीट नहीं कर पाए। बेसिकली अगर नटशेल में बात करें, वो कॉम्पीट नहीं कर पाए, वो कॉम्पिटिशन में हार गए। सेम अगर जीप की बात करें, तो जीप यहाँ पर कितना माल बेच पा रहे हैं? उन्होंने जो जीप कंपास निकाली और उसके बाद में एक और उसके ऊपर का मॉडल निकाला, और एक उन्होंने ऑफ रोडर निकाले, 3 ही मॉडल आते हैं उनके। तो वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं, कितनी गाड़ियां बिकती हैं उनकी, उन्होंने क्या चेंजेस किए उसमें? हेडलाइट तक तो उन्होंने चेंज नहीं की। कोई नए प्रोडक्ट नहीं निकाले। मार्केट में कंपटीशन में वो हार गए। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से टैरिफ लगेगा तो माल बिकना बंद हो जाएगा। जितना मर्जी टैरिफ लगे, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, माल बिकना बंद नहीं होता। अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करने लगे, फॉर्च्यूनर की जो कॉस्टिंग है वो 22 लाख के आसपास है। उसके ऊपर 100% का यहाँ पर टैक्स देती है सारे जितने भी लोग उसको परचेज करते हैं। लेकिन बिकना बंद हुआ क्या? नहीं बंद हुआ। क्यों? प्रोडक्ट अच्छा है, कंपटीशन में है, और जो कंपटीशन में नहीं है वो हार जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निसान ने अपनी ये गाड़ी निकाली एक्सट्रेल, और यहाँ पर एक्सट्रेल 58-60 लाख रुपीस की है, लेकिन उसमें इंजन कितना बड़ा दिया? 1400 सीसी। 1400 सीसी। फॉर्च्यूनर में कितना इंजन आता है? 2700 सीसी। और महंगी निकाली फॉर्च्यूनर से, बिकी क्या? किसी ने नहीं खरीदी। तो यह प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। टैरिफ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, क्योंकि इसको रिप्लेस करने के लिए उनको भी सालों चाहिए। 1 या 2 दिन में रिप्लेसमेंट नहीं आती। जो सप्लाई चेन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लगातार वैसे ही चलते रहेंगे, और जो उनकी डिमांड है, उनकी अगर डिमांड इंडियन प्रोडक्ट से पूरी होती है तो वो ऐसे ही चलती रहेगी। वहां के होटल्स ये नहीं कह सकते कि अब ट्राइडेंट से और वेलस्पन से हम टॉवल्स और बेडशीट लेने बंद कर देंगे जस्ट बिकॉज देयर इज ए एक्स्ट्रा टैरिफ और 22% और 25%, और हम अपने होटल्स को गंदा छोड़ देंगे, और जो न्यू होटल्स बन रहे हैं उनके लिए सामान नहीं चाहिए, अब हम यहीं पर बनाएंगे। यहाँ बनाने में, फैक्ट्रीज लगाने में 3 साल लगेंगे, 3 साल तक हम कोई माल परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वहां से एक्स्ट्रा टैरिफ है। इट्स नॉट ए जोक, ऐसे नहीं होता है। एंड मोर ओवर, जो ट्रांजिशन है ना, अगर यहाँ से हम वहां पर ये लो लेबर कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स नहीं भी बेच पा रहे हैं, तो जो इंडियन यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो इस लो लेबर कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स को बनाने या सर्विसेज में एक्सपेंड करने के बदले हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, हम डेटा सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, यहाँ पर हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, हम यहाँ पर हाई एंड डिफेंस प्रोडक्शन में लगे हैं, यहाँ पर हम बेटर हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया और चाइना तो यहाँ पर यूएस बन जाए और यूएस यहाँ पर एशियन कंट्री बन जाए।
क्योंकि अगर इस तरह का माहौल रहेगा, वो यहाँ पर अपनी कंट्री में लो एंड प्रोडक्ट्स की एंट्री को बैरियर बनाएंगे और यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अमेरिका इज अमेरिका जस्ट बिकॉज दे हैव टेकन द बेस्ट पीपल अराउंड द ग्लोब थ्रू H1B वीजा और फॉर थ्रू ग्रीन कार्ड की, उनको ग्रीन कार्ड दे देंगे, उनको सिटीजनशिप दे देंगे, और वर्ल्ड ओवर, चाहे वो चाइनीज हैं, चाहे वो ताइवानीज हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो बाकी सारी कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका के लोग हैं, जो बेस्ट क्लास है ना, उनको उन्होंने कैप्चर किया है और वहां पर इनोवेशन में उनको यहाँ पर लीड रोल दिया है, और उसके थ्रू ग्रेट कंपनीज बनी हैं, और ग्रेट कंपनीज बाकी कंट्रीज में नहीं हैं। ग्रेट कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मनमाने प्राइसेस पर बेचा है, इसलिए अमेरिका ग्रेट है। अमेरिका ग्रेट लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बना के उनको मासेस को बेचने से ग्रेट नहीं है। सो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन। ये बैकलैश भी लेकर आएगी उनके ऊपर, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर, और जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, ट्रम्प टोल्ड कैबिनेट दैट एलोन मस्क विल लीव एडमिनिस्ट्रेशन इन कमिंग मंथ्स, एनबीसी न्यूज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक जो स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, उनको 130 या 140 डेज तक ही उनको रख सकते हैं। ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है, एक बात कही जा रही है कि 130 डेज उनके खत्म हो जाएंगे मई में, और तब वे यहाँ से मीन्स छोड़ देंगे। लेकिन क्या रियल रीजन यही है? रियल रीजन कुछ और तो नहीं है। रियल रीजन ये भी हो सकता है, बट मैनी अदर ट्रम्प allies says he is an unpredictable, unmanageable force who has had issues communicating his plans with cabinet secretaries and through the White House chain of command led by Chief of Staff Susie Wiles, or frequently sending them into a frenzy with unexpected and off messages comments on X through social media। तो ये तो इंटरनली प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर एलोन मस्क से, कि इनके प्लान्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनमैनेजेबल होते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, कुछ भी ये अचानक से एक्स पर डाल देते हैं जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इंटरनली वो बैकलैश आ रहा है कि भैया ऐसे कैसे काम करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मोर ओवर यहाँ पर एलोन मस्क भी खुश नहीं है। फाइनली उनको खुद से सेटबैक लगा है। अगर आप देखो तो टेस्ला सेल्स टम्बल 13% amid एंटी मस्क backlash. Tesla's sales dropped by 13% in first quarter of the year due to an aging vehicles lineup, stiff competition, negative reaction. यहाँ पर आप देखोगे negative reaction towards Elon Musk political stance. Despite deep discount and incentives, the car manufacturer reported. Last year इन्होंने जो deliveries दी थी वो 3,87,000 थी in the same quarter last year, और इस साल इन्होंने 3,36,000 दी हैं। और ये कब? जब इन्होंने बहुत सारे डिस्काउंट्स भी दिए हैं, जीरो फाइनेंसिंग की है, और बाकी भी चीजें। तो जबकि ग्रो करना चाहिए था, 387 से 487 होना चाहिए था। मारुति सुजुकी इज सेलिंग हायर नंबर्स, टाटा इज सेलिंग हायर नंबर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्लोबली सेलिंग हायर नंबर्स, किया इज सेलिंग हायर नंबर्स। जितने भी ये कंपनी हैं वो हायर नंबर्स हैं। और ये क्यों बेकार नंबर्स हैं? BYD इज सेलिंग, उन्होंने सरपास कर लिया है टेस्ला को। तो एलोन मस्क को खुद भी नजर आ रहा है ये क्या किया। सी, हम गए तो थे अपनी कंट्री को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन लोगों को नौकरी से निकालकर कोई कंट्री अच्छी बनती है क्या? ये बैकलैश ही आएगा, ये सेटबैक ही आएगा। दूसरा एक और पॉइंट, अगर यहाँ के टॉवल्स अमेरिका में पहुंचते हैं, पहले अगर कोई बंडल $100 का था, अभी वो बंडल $122 का होगा, $125 का होगा, बिकॉज ऑफ द दिस टैरिफ $128 का होगा। तो वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा या वहां इन्फ्लेशन कम होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो एक्स्ट्रा पैसे किसकी पॉकेट से जाएंगे? वो एक्स्ट्रा पैसे अमेरिकन की पॉकेट से जाएंगे। अमेरिकन की पॉकेट से पैसे जाएंगे तो उनकी सेविंग बढ़ेगी या कम होगी? उनकी लाइफ अच्छी होगी या बेकार होगी? अमेरिका ग्रेट इसलिए है क्योंकि वहां इनकम ज्यादा है और खर्चे उतने बहुत ज्यादा नहीं हैं। जितना पैसों का इंडिया में फ्लैट आता है, उतने पैसों का ही अमेरिका में फ्लैट आता है। जितने पैसों का इंडिया में एक घर आता है, उतने पैसे में अमेरिका में घर आता है। लेकिन अमेरिका में इंडिया के कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज्यादा इनकम है, इसलिए अमेरिका ग्रेट है। खर्चे सेम है और इनकम बहुत ज्यादा है। लेकिन अब अगर उनके आप खर्चे बढ़ा दोगे तो अमेरिका ग्रेट नहीं रहने वाला है। तो ये चीज ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी नहीं, वहां के लोगों के पॉकेट के ऊपर भारी पड़ेगी।
वहाँ का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और एक और पॉइंट, जो यहाँ के कंपनीज से प्रोडक्ट्स वहाँ की कंपनीज परचेज कर रही हैं, फॉर एग्जांपल ऑटो पार्ट्स, जब वो महंगे उनके पास पहुंचेंगे तो महंगे पहुंचने की वजह से वहाँ की कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे या घटेंगे, वहाँ की कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, ये राइट अप्रोच है नहीं और बहुत लंबे टाइम तक चलेगी नहीं। और वैसे भी इंडिया की बहुत ज्यादा कंपनीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं है, और जिन कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी इम्पैक्ट ग्रेजुअल होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हैं, जो सप्लाई अभी है, उसको इमिडिएटली कट ऑफ नहीं किया जा सकता। उसको धीरे 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 करके किया जाएगा, और अगर किया भी जाएगा तो इंडियन कंपनीज दूसरी मार्केट्स देख लेंगी। अब एक चीज बताओ, अगर किसी कंपनी की सेल्स पता चलती है कि अगले 2 साल के बाद ये पर्टिकुलर कस्टमर हमसे माल परचेज नहीं करेगा, तो मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट विल स्टार्ट फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स फ्रॉम नाउ। तो पूरा यूरोप है, पूरा एशिया है, पूरा अफ्रीका है, पूरा साउथ अमेरिका है। अमेरिका इज नॉट द ओनली कंट्री। अमेरिका में कितने लोग हैं? अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं। पूरे दुनिया में कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं। अमेरिका में 800 करोड़ का सिर्फ 4% रहता है, 94% मार्केट अभी भी ओपन है। तो और ये नहीं है कि वो इमिडिएटली परचेज करना बंद करना है, तो बहुत ज़्यादा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ एक शोर था। ऐसे शोर तो कभी भी किसी भी रीजन से बन जाते हैं, अलग अलग सैंक्शंस लग जाती हैं, वॉर हो जाती है, ऑयल प्राइसेस अप हो जाते हैं, ईरान इराक पे वॉर हो जाती है, अभी ताइवान पे अगर वॉर हो गई चाइना की, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या कोई और दूसरा क्लैश हो गया तो हो जाएगा। कुछ कंट्रीज यूरोप में अगर बैंकरप्ट होने लगी या वहां पर उनकी इकोनॉमी डाउन जाने लगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये प्रॉब्लम तो पार्ट है लाइफ का, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा क्लैरिटी की आपको जरूरत है। मार्केट बॉटम बना चुकी है, और यहाँ पर मीन्स अपनी स्ट्रैटेजीज के बेस पर ट्रेड करते रहो। बहुत ज्यादा चेज करने की जरूरत नहीं है प्राइसेस को। कूल ऑफ हो तो बाय करो, फिर थोड़ी सी रैली आए निकल जाओ, फिर कूल ऑफ हो बाय करो, फिर रैली आए निकल जाओ। स्विंग ट्रेडिंग का ये तरीका है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें तो बाय करो, और निफ्टी जब तक 30,000 नहीं पहुंचती तब तक होल्ड करके रखो। जाएगी तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि निफ्टी 30,000 क्यों नजर आती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा, और आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।